सर जी जब मैं रिस्क की बात करता हूँ तो उसमें सबसे पहले 14, 15, 16, 17 4 चैप्टर्स हैं। जब मैं रिस्क की बात करता हूँ तो रिस्क चैप्टर नंबर 14 में उसने डिफाइन किया है रिस्क क्या है और फिर आईटी रिलेटेड रिस्क क्या है। ठीक हो गया। तो चैप्टर नंबर 4 इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 14 is about IT risk management and security. Chapter number 15 is about cyber security. Chapter number 16 is about general controls. Chapter number 17 is about ICT role in risk management. बुनियादी तौर पे यहाँ पर रिस्क की बात हो रही है, चैप्टर 14 में रिस्क मैनेजमेंट की बात यहाँ पर भी हो रही है और रिस्क मैनेजमेंट की बात चैप्टर 17 में भी हो रही है। सो चैप्टर 14 के बाद चैप्टर 17 मैंने कराया भी इसीलिए ही था। दोनों जगह पर रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है, अलबत्ता यहाँ पर आईटी रिस्क और सिक्योरिटी है और यहाँ पर आईसीटी का रोल इन रिस्क मैनेजमेंट है, यानी चैप्टर 14। और जब हम बात करते हैं, हम अभी रिस्क की बात करें, रिस्क क्या होता है सबसे पहले इसको देखें, फिर उसके बाद आईटी रिलेटेड रिस्क क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क। अगर हम गौर से देखें ना तो 30-35 बातें हैं टोटल इन 4 चैप्टर, 30 से 35 बातें टोटल 4 चैप्टर जो घुमा फिर आके बार बार लिखी हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क, सर जी चूंकि आईटी डिपेंडेंट हो चुके हैं तो आईटी इंपॉर्टेंट है। जब वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाए तो उससे रिलेटेड रिस्क जो है वो ज्यादा अहम हो जाता है कि उसको कंसिडर किया जाए ताकि उस रिस्क को मैनेज किया जाए। सर ऑब्जेक्टिव, सर इसमें बुनियादी तौर पे तीसरा जो पॉइंट है वो है कि भाई आपका मकसद क्या है। चैप्टर नंबर 14 में आए ना मेरे साथ, और इसका रिस्क क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी रिस्क मैनेजमेंट। सर ये वाला जो क्वेश्चन है अगला, हमारा अगला जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि आईटी रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये वाला टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड रहे, इंटेग्रल रहे, सिस्टम अवेलेबल रहे, साइबर थ्रेट्स को मिटिगेट किया जा सके, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस की जा सके। ये जो रिस्क मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है, सेम यही टॉपिक कहाँ पर आ रहा है, यही वाला टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट असल में उससे मुराद आप कंट्रोल ले पाए। असल में रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ वो काम नहीं करेंगे, यहाँ उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल्स लगाएंगे। और मैंने आपको वो बाइक की एग्जांपल दी थी कि बाइक में रिस्क है चोट लगने का, तो आपने हेलमेट पहन लिया। यार मेरा पॉइंट समझ इसका मतलब है ये हेलमेट क्या है, ये कंट्रोल है। वो मैंने समझाने के लिए बताया था कि जनाब अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो आपको बुखार ना हो जाए, इसका रिस्क है, आप जैकेट पहन लेते हैं। सर ये क्या है, ये कंट्रोल है। अच्छा, अब बेसिकली रिस्क को मैनेज करने के लिए जैकेट पहने
या आप ये कह दें कि कंट्रोल है जैकेट पहनना, बात तो एक ही है यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। अब की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटीजीसी, ये वाले फिर वही पॉइंट्स हैं, डेटा इंटेग्रिटी, सिस्टम अवेलेबिलिटी, इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी और सपोर्ट कंप्लायंस। सर जी, इंटेग्रिटी, सिस्टम अवेलेबिलिटी, सेफगार्ड, कॉन्फिडेंशियलिटी और सपोर्ट कंप्लायंस, ये चीज़ें की ऑब्जेक्टिव है। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ आईटीजीसी। सर मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी रिस्क मैनेजमेंट दो एरियाज में है, दोनों को जोड़कर 4-5 पॉइंट्स बनाएंगे और वो याद करेंगे। तो सर समझ आ रहा है? आपको बताया एक चैप्टर नंबर 14 में है जी। 14 में कौन सा है? 14 का 1.2 है नहीं यार, ऑब्जेक्टिव तो 1.2 है और इसके साथ 16 का यूनिट 2, ये इकट्ठा पढ़ना है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये 16 का यूनिट 3 है। 14 का 1.3 है। सर ये दो तीन जगहों पर टॉपिक लिखे हुए हैं, आपने इनको इकट्ठा करके पढ़ना है। सर इंपॉर्टेंस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कह लो या जनरल कंट्रोल की इंपॉर्टेंस कह लो, बहरहाल उसके पॉइंट सेम है, उसकी बात सेम है, उसका मकसद सेम है। ये जब आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको ओवरलैपिंग फील होगी। आपने उसको देखकर एक टॉपिक बना के इसको कवर कर लेना। तो सर समझ आ रहा है? मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं ये क्लास एंड होने तक ये सारे चैप्टर का एक एक एरिया भी कवर कर रहा हूँगा और आपको यही 25-30 सवाल बता दूंगा कि यार ये टोटल सवाल हैं, ये आने हैं, ये तैयार करने, ख़त्म। अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है, क्रैमिंग भी चाहिए। रिस्क में से सिनेरियो आ रहा है, केस स्टडी आ रहा है ख़ास तौर पे, लेकिन उस केस स्टडी को करने से पहले आपके दिमाग में हर चीज़ की बुनियाद और बेस होनी चाहिए। उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि पहले एक बार ज़रा आप इस तरतीब से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद जब अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फिर आप सवाल हल करेंगे, आपको सवालों की समझ भी आ रही होगी, हल भी कर पाएंगे। लो सर, रिस्क के बारे में बात होगी। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट और आईटीजीसी, इसको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक एरिया है, चैप्टर 14 पे आता हूं मैं जी। ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है। नहीं, इससे पहले एक टॉपिक है, अगर रिस्क मटेरियलाइज हो जाए तो क्या होगा जी। वो कहाँ पे अबल है? मैंने कल बताया हुआ था आपके, मेरी वाली डायरी ले, इसमें मैंने नोट किया हुआ। अगर रिस्क ये 1.3, सर जी चैप्टर नंबर 15 में
चैप्टर नंबर 15 1.3 रिस्क मेटीरियलाइज हो जाए। मेटीरियलाइज का मतलब होता है जिस चीज का रिस्क था वो हो गया, तो उससे क्या होगा सर? चैप्टर नंबर 15 1.3 अगर रिस्क हो गया, रिस्क मटेरियलाइज हो गया तो फाइनेंशियल लॉस होगा, रेपुटेशन का डैमेज होगा, रेगुलेटरी पेनल्टी होगी, ऑपरेशनल डिसरप्शन होगा। इम्पैक्ट कह लीजिए। अच्छा जी, मैं वापस आ रहा हूं सर। मेरे वाली नहीं डायरी दिखा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है रिस्क की टाइप्स। रिस्क की टाइप्स मैंने शुरू से शुरू किया है। आप एक काम अगर मेरे साथ करते रहे ना, अपनी किताब खोल के टिक करते रहे कौन कौन सा एरिया हो गया है, तो आप देखेंगे कि जब ये लेक्चर एंड होगा तो आपका कोई एरिया बाकी नहीं बचा होगा। तो आपको मैं रास्ता बता रहा हूँ कि इस रास्ते से चलोगे तो मंजिल इस तरह नहीं आ जाएगी, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। सर रिस्क की टाइप, रिस्क की टाइप्स। जी, रिस्क की टाइप्स की बात करूं तो ये कहां पर लिखी हुई है? अब जरा मेरे साथ आना सर जी। एक तो चैप्टर नंबर 14 का यूनिट नंबर 3 फिजिकल रिस्क, डिजिटल रिस्क, ह्यूमन रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, थर्ड पार्टी रिस्क और कंप्लायंस रिस्क। ये सारे रिस्क टाइप्स ऑफ रिस्क है। अच्छा, रिस्क दूसरी जगह पे उसने डिफाइन की चैप्टर 17 में। असल में रिस्क से मुराद है अटैक ऑन साइबर सिक्योरिटी कह लो, या इश्यूज जो राइज हो सकते हैं वो कह लो, या लफ्ज रिस्क कह लो, या रिस्क की टाइप कुछ भी कह लो। सर जी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, रिस्क की टाइप चैप्टर नंबर 17 में भी है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, ये भी सारे रिस्क हैं। यानी रिस्क की टाइप्स कहाँ कहाँ पर लिखी हुई है? चैप्टर नंबर 14 में 6 टाइप्स हैं, चैप्टर नंबर 17 में 5 टाइप्स हैं। और सर साहब, अच्छा ये वाली टाइप्स अब आप इसको देखेंगे तो बहुत सी रेपिटेशन है, बहुत सी जगहों पर रेपिटेशन है। याद रखना, अगर आईसीटी के रिस्क की, चैप्टर 17 इज ऑल अबाउट आईसीटी, चैप्टर 14 इज अबाउट आईटी। तो अगर वो आईसीटी के रिस्क की बात करेगा तो वो 5 रिस्क हैं जो चैप्टर नंबर 17 में लिखे हुए हैं।
और अगर वो कोई स्पेसिफिक बात नहीं करता या ख़ास तौर पे वो आईटी रिस्क की बात करता है तो वो चैप्टर नंबर 14 वाले रिस्क हैं एक ही। आईसीटी वाले रिस्क में ख़ास तौर पे जो बात हो रही है वो आईसीटी का दरमियान में रोल की बात हो रही है। वो थोड़ा सा उसकी बात चेंज है उसके एक्सप्लेनेशन में, बाकी अक्सर हेडिंग भी सेम है। सर ये देख लो ज़रा, डेटा ब्रीच, रैंसमवेयर, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, इनसाइडर थ्रेट, ये सारे रिस्क 14 में भी इसी तरह ही है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैं इसलिए आपको ये सारी बात बता रहा हूँ कि यार जब आप चैप्टर 14 के रिस्क भी पढ़ते हो और उसके बाद में 4 दिन बाद चैप्टर 17 के रिस्क भी पढ़ते हो तो आपका खुद का दिमाग भी बंद हो जाता है कि यार ये क्या बकवास है। मैं उसको जोड़ना चाह रहा हूँ यार, आपको समझा दो कि भाई ये आईटी के रिस्क हैं, ये आईसीटी के रिस्क हैं और ये बिल्कुल नज़दीक की चीज़ें हैं। शायद बहुत सी चीज़ें उधर और इधर कॉमन है, शायद आईसीटी वाली एक आध लाइन के अलावा सब कुछ वही है, हेडिंग भी वही है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? इसको कनेक्ट करके चले। फिर उसके बाद हमारा आ गया आईसीटी के रिस्क। इसके बाद चैप्टर 15 में भी रिस्क है। चैप्टर 15 में जो रिस्क है उसको उसने क्या नाम दिया है? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। सर जी ये भी बुनियादी तौर पे देखिए, आप समझ लें हर वो चीज़ जो खराबी की तरफ लेके जा रही है ना वो रिस्क है, उस सबको कैटेगराइज कर दिया। मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है ये भी थ्रेट है, ये भी खतरा है। सर साइबर क्राइम वैरायटी है, ये भी खतरा है, थ्रेट है। सोफिस्टिकेटेड अटैक है, ये भी थ्रेट है। सर इनसाइडर एंड एक्सटर्नल थ्रेट, ये भी थ्रेट्स है। ये सारे साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है और यूनिट नंबर 2। सर जी जरा बताइएगा चैप्टर 14 का ये यूनिट नंबर 3 है, चैप्टर 17 का ये यूनिट नंबर 1 है और चैप्टर 15 का यूनिट नंबर 2। और भाई देख रहे हो कहाँ से थ्रेट्स और रिस्क लेके आया हूं। चैप्टर नंबर 15 हाँ, अब इसके बाद एक और रिस्क का एरिया है और वो है 3 तरह के रिस्क। एआई का रिस्क, आईओटी का रिस्क और क्लाउड कंप्यूटिंग का रिस्क। एआई का रिस्क, आईओटी का रिस्क और क्लाउड कंप्यूटिंग का रिस्क। जी सर, चैप्टर नंबर 15 यूनिट नंबर 5। इससे रिलेटेड रिस्क है। आप गौर करें ना, मैं सारे रिस्क को पूरे 4 चैप्टर में जोड़ी जा रहा हूं सर, ताकि आप जब रिस्क का एरिया कवर करें आपको कहां पे कौन कौन से रिस्क है, सारे रिस्क एक गो में पड़े। और सर समझ आ रहा है? सर ये भी रिस्क है। टॉपिक को टिक करते जाइएगा,
एंड पे जो टिक नहीं हुए होंगे उस पर डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये टॉपिक रह गया, इसका क्या करना, और आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि क्या पूरी बुक कवर हो गई है। सर जी ये वाले रिस्क भी हमने क्या कर दिए, कवर कर दिए। सर जी जब ये सारी बातें हो गई टाइप्स ऑफ रिस्क की, तो उसके बाद अगला हमारा एरिया है रिस्क का ही। अभी मैं रिस्क के पीछे पड़ा हुआ हूं, रिस्क रिपोर्टिंग, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, आईसीटी के रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क रिपोर्टिंग और रिस्क मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। अगर आईसीटी के इन रिस्क की बात की जाए, ये सारे चैप्टर नंबर 17 में, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, इसके 4 पॉइंट्स हैं सर। बस रिस्क आइडेंटिफाई करना कैसे है, रिस्क रिपोर्ट कैसे करना है और रिस्क मिटिगेट कैसे करना है। लेकिन अगर आईटी की बात की जाए, खास तौर पे सिर्फ आईटी की बात की जाए, तो उसमें चैप्टर नंबर 14 में, चैप्टर नंबर 14 में पूरा एरिया है रिस्क। चैप्टर नंबर 14 में पूरा एरिया है रिस्क मैनेजमेंट का। असल में एक मेजर एरिया बनता है, यहां पर लिखना चाहिए मुझे बड़ा बड़ा, रिस्क मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ रिस्क जैसे है ना, इससे अगला बड़ा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। आईसीटी के रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, रिपोर्ट कैसे करने हैं, मिटिगेट कैसे करने हैं, बुनियादी तौर पर यह भी रिस्क मैनेजमेंट है। और आईटी रिस्क जिसमें चैप्टर नंबर 14 है। सर अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं तो चैप्टर नंबर 17 में ये जो रोल इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, बेसिकली रिस्क रिपोर्टिंग है और रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन है। आप गौर कीजिए, चैप्टर 17 इज ऑल अबाउट आईसीटी रोल इन रिस्क रिपोर्टिंग, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। लेकिन एक्चुअल में इसको भी मुझे बाद में लिखना चाहिए, मैं इसको मिटाने लगा हूं सर। क्यों? क्योंकि ये वाली बात मुझे बाद में करनी चाहिए। पहले मैं बात करूंगा रिस्क मैनेजमेंट की, और पहले मैं चैप्टर नंबर 14 की बात करूंगा जहां पर उसने रिस्क मैनेजमेंट की बात की हुई है। चैप्टर नंबर 14 पे आ जाएं और रिस्क मैनेजमेंट की बात करें मेरे साथ। यूनिट 3 यहां पर, एक मिनट ठहरे ना, ये सर जी यहां पर अब अगली बात आ गई। पहले रिस्क मैनेजमेंट की जिसके स्टेप्स थे रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, मिटिगेशन और रिस्क
मॉनिटरिंग। ये चार बुनियादी तौर पे चीज़ें किसमें है, रिस्क के अंदर। रिस्क के अंदर ये चार चीज़ें बुनियादी तौर पे, जब रिस्क आ जाता है तो उस वक्त क्या करना है, वहां से ही ये वाला एरिया जो है ना वो कंट्रोल के अंदर दाखिल हो जाता है। हम अभी इसको यहाँ पे रोक के बैठे हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि भाई रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफाई क्या करना, रिस्क आइडेंटिफाई करना क्या होता है और कैसे होता है, एक बात। और फिर आईसीटी का रोल क्या है इसमें, फिर चैप्टर नंबर 17 का यूनिट 2, रिस्क रिपोर्ट करना, आईसीटी का रोल, इसको कहते हैं चैप्टर नंबर 17 यूनिट 3। और रिस्क को असेस करना है, रिस्क को मिटिगेट करना है। सर रिस्क को मिटिगेट करते वक्त आईसीटी का रोल चैप्टर नंबर 17 यूनिट 4 है, सही है सर? हाँ, ये चैप्टर 14 में आ रहा है, आईसीटी का रोल चैप्टर 17 में आ रहा है। जनरली आईटी रिलेटेड रिस्क, जनरली आईटी रिलेटेड रिस्क के अंदर ये सारी चीजें। सर तो भाई ये चैप्टर जो रिस्क है उसकी बात आ गई, ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात आई, फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट की बात आई, उसके एलिमेंट्स आए, रिस्क मिटिगेशन आई, रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्पांस स्ट्रेटजी। ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, एक्सेप्ट करें और ट्रांसफ़र कर दें या उसको रिस्क मॉनिटरिंग। फिर उसके बाद आ गया रिस्क मॉनिटरिंग। ये रिस्क मैनेजमेंट में टोटल 4 चीज़ें थी, ये सारी मैंने कवर करा दी। अच्छा जी सर, अच्छा जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, बुनियादी तौर पे रिस्क मैनेजमेंट ही से गेम शुरू हो जाती है कंट्रोल की। एक बार ज़रा आपने देखना कोई रिस्क का एरिया रह तो नहीं गया, ज़रा एक बार आप भी 4 चैप्टर के सफ़े पलट लें। मेरे मुताबिक रिस्क की सारी चीज़ें कवर हो गई, लेकिन कोई रिस्क का एरिया रह तो नहीं गया। मुझसे पूछे तो सबसे पहले तो गौर करें, चैप्टर 17 पूरा ख़त्म हो गया। चैप्टर 17 ख़त्म हो गया, उसका नाम ही क्या था, रिस्क में आईसीटी का रोल। तो वो पूरा एरिया रिस्क के वाले से था, वो ख़त्म हो गया। चैप्टर 14 रिस्क मैनेजमेंट वाला एरिया। असल में रिस्क मैनेजमेंट में 2 चीज़ें हैं, रिस्क को मैनेज कैसे करना है और उसका जवाब कैसे देना है। रिस्क का जवाब है कंट्रोल, तो मैंने वो दरमियान में वहाँ पे ब्रेक लगा दिया कि जहाँ पे वो कहता है कि रिस्क को डील कैसे करना है। हाँ, जब वो बात करेगा कंट्रोल की तो फिर मैं आपको उसको अगले जोन में ले जाऊँगा और फिर मैं बात करूँगा कि यार कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं। सर जी जब हम यहाँ पर आ गए, अब हम आगे चल रहे हैं और अगला एरिया सर जी ब्लू मार्क करना है जल्दी से। अब मैं किस तरफ आ गया हूँ, अब मैं इसको कंट्रोल कह दें, इसको रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कह दें, इसको रिस्पॉन्स टू रिस्क कह दें,
इसको हाउ टू डील विद द रिस्क कह दें, कोई भी नाम इसका दे दें। जो ठंड लग रही थी वो रिस्क था, जो जैकेट पहननी है वो कंट्रोल। सर ये सर कंट्रोल। अब हम कंट्रोल की तरफ आ, जैसे ही हम कंट्रोल की तरफ आए तो सर हर जगह पे जहां जहां पर रिस्क था वहां वहां पर कंट्रोल्स थे। जहां जहां पर रिस्क था वहां पर साथ के साथ कंट्रोल्स थे। अगर हम कंट्रोल की खास तौर पे बात करें, अगर हम अब कंट्रोल की खास तौर पे बात करें तो जनाब वो सारे काम सर साइबर सिक्योरिटी डिफेंस, ये भी क्या है सब बुनियादी तौर पे ये भी रिस्क है। हर वो चीज़ सर कंट्रोल है, हर वो चीज़ जो रिस्क के जवाब में की जा रही है ये कंट्रोल। दो टाइप्स हैं, रिस्क मिटिगेशन टूल मैंने लिख दिया हुआ है, स्ट्रेटजीज या टूल्स। जनरली बात की जाए तो जनाब ये सारे कंट्रोल कौन कौन से, सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल है। कहीं इसको एक्सेस कंट्रोल कहता है, कहीं इसको ऑथेंटिकेशन कहता है, दोनों का बात एक ही। सर प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, फिर एनक्रिप्शन, फिर फायरवॉल। सर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जगह जगह लिखी हुई हैं, जगह जगह। ये तो जर्नल, ये तो आपको वैसे ही कवर होनी चाहिए, मैं भी सारी जगह पूरी करूंगा, बट आपको बता रहा हूं कि भाई यही सारी चीजें कहां कहां पर आ रही हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अब ये तो जर्नल सब कुछ है, उसके बाद स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। और जरा मेरे साथ चैप्टर नंबर 14 में देखते हैं, रिस्क मिटिगेट करने के लिए उसने, आप गौर कीजिए इसी टेबल में ये जो मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी है, सर गौर करना, ये जो मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी है ये कंट्रोल्स ही तो है। अब रिस्क आपको पता चल गया, अब आप जहां जहां पर रिस्क का रिस्पॉन्स देखेंगे ये कंट्रोल है। चैप्टर नंबर 14 में मेरे साथ चलिए और मैं आपको दिखाता हूं एक्सेस कंट्रोल, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, एनक्रिप्शन कंट्रोल। सर इंसिडेंट रिस्पांस ये भी कंट्रोल है, इंसिडेंट रिस्पांस ये भी कंट्रोल है। सर ये इंसिडेंट रिस्पांस कितनी जगह पर लिखा हुआ है, कम से कम 5 जगह पर लिखा हुआ है। कहां पे, चलो जरा इसी का एक्सरे कर लेते हैं। सर एक इंसिडेंट रिस्पांस लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 14 में 2.5,
चैप्टर नंबर 14 में 2.5 लिखा हुआ है इंसिडेंट रिस्पांस को प्लान कैसे करते हैं, ये कंट्रोल है। फिर उसके बाद इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 14 का 4.1 ये ले, यानी इंसिडेंट रिस्पांस की बात ही कर लूं तो ये चैप्टर नंबर 14 का 2.5 भी है और 4.1। और अभी तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई सर, चैप्टर नंबर 15 में 4.3, शाबाश। चैप्टर नंबर 15 में 4 चैप्टर नंबर 15 4.3 सर। चैप्टर नंबर 15 4.3, अच्छा जी। फिर उसके बाद यही चैप्टर नंबर 16 में भी है। चैप्टर नंबर 16 में किधर है 5.5, ये इंसिडेंट रिपोर्टिंग है। और यही चैप्टर नंबर 17 में भी है, रिस्क मैनेजमेंट जहां पर आई है वहां पर इंसिडेंट रिपोर्ट है, और फिर रोल ऑफ आईसीटी एंड हाउ इट वर्क्स, रोल ऑफ आईसीटी एंड हाउ इट वर्क्स। तो भाई चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 16 में 5.5 और चैप्टर नंबर 17 में यूनिट 4। सर ये एक टॉपिक चारों चैप्टर्स में गिवन है। एक बार इसको करके पक्का करके एक जगह से तैयार कर लें और बात खत्म कर दें। लेकिन एक बार आप इसको गो थ्रू करेंगे तो किसी एक फाइनल नतीजे पहुंचेंगे। हर जगह पर ना कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ होता है। अब जब चैप्टर नंबर 17 में लिखा हुआ है तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग का आईसीटी का वैल्यू लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग के हवाले से आईसीटी क्या रोल प्ले करता है। चैप्टर नंबर 16 में जनरल कंट्रोल के हवाले से लिखा हुआ है। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये है कि यार आप एक बार एक चीज चार जगहों से पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि यार ये क्या चीज है, किस किस पहलू में इसके मुख्तलिफ पहलू की बात हो रही है, किस जगह पे किस अंदाज से लिखा हुआ है, क्या पहलू है सर, उसको आपने कवर करना है। बहरहाल ये तो हमारा था। एक्सेस कंट्रोल की सिर्फ अगर मैं बात करूं, एक्सेस कंट्रोल, तो सर एक्सेस कंट्रोल, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। एक्सेस कंट्रोल जरा मुझे बताइएगा सर, ये भी चारों चैप्टर्स में है। चैप्टर 14 में भी, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी। सर कहाँ कहाँ पर है, जरा आए मेरे साथ।
एक्सेस कंट्रोल 4.1, चैप्टर 14 में 4. चैप्टर 15 में बताएं जरा। चैप्टर 14 पिम्स और पैम्स भी बता देंगे, भी यहीं पे ही है। 4. चैप्टर 14 में एनक्रिप्शन भी देखें सर, आपको मिलेगा 4.1 फायरवॉल। फायरवॉल सर जी, अच्छा जी फायरवॉल है जी। कौन सी हेडिंग है? 4.3 में फायरवॉल लिखा हुआ। अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 14 है। अच्छा जी, अब जरा एक्सेस कंट्रोल मैंने कहा एक ऐसा एरिया है जो सारी जगहों पर लिखा हुआ है, आप मार्क करते रहिए। उसके बाद हम आगे थे कंट्रोल्स की जानिब। तो अगर चैप्टर नंबर 14 को देखें, इंसिडेंट रिस्पॉन्स की बात की, ये बात की आइडेंटिटी गवर्नेंस की बात की, पिम्स और पैम्स और एक्सेस की बात कर ली। ये तो हो गया चैप्टर 14 के वाले से। ये जहां पर इसने रोल ऑफ आईटी सिक्योरिटी का है ना, ये सारे कंट्रोल्स हैं जो चैप्टर 14 में लिखे हुए हैं। यानी असल में चैप्टर 14 का यूनिट नंबर 4 इज ऑल अबाउट कंट्रोल्स। फिर उसके बाद मैं चलता हूं चैप्टर 15 की तरफ। चैप्टर 15 ये रिस्क थे, यहां से शुरू हो गई साइबर सिक्योरिटी डिफेंस। साइबर सिक्योरिटी डिफेंस का मतलब है कंट्रोल्स। फिर गौर करना, ऑथेंटिकेशन आ गया है, यानी एक्सेस कंट्रोल। फिर एनक्रिप्शन आ गया है, एनक्रिप्शन की टाइप्स आ गई हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट आ गया है सर, फायरवॉल आ गया है। ये सारी चीज़ें रिस्क मिटिगेशन में है। ये सारी चीज़ें रिस्क मिटिगेशन में है। चैप्टर नंबर 15 में भी फायरवॉल भी है, एनक्रिप्शन भी है, फायरवॉल भी, एनक्रिप्शन भी है और एक्सेस भी है। हाँ, इसमें एक और कंट्रोल है, उसका क्या नाम है? डिजिटल सर्टिफिकेट। यार यही एक नई बात है ना, बाकी तो बात पीछे हो रही है। डिजिटल सर्टिफिकेट, अच्छा जनाब, यहां पर अगर ये है, इसके बाद मैं आगे चलता हूं। आईटीजीसी कंट्रोल, ये इसमें ये वाली बात हो गई है। आईटी जनरल कंट्रोल सर जी, यहां पर अब इसने अगली बात की है इन कंट्रोल्स की। चैप्टर नंबर 16 इज ऑल अबाउट कंट्रोल्स। ठीक हो गया। अब यहां पर इसने एक्सेस कंट्रोल की बात की है, चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल की बात की है, आईटी ऑपरेशनल कंट्रोल्स की बात की है, प्रोग्राम डेवलपमेंट कंट्रोल की बात की है और फिजिकल कंट्रोल की बात की है। सर जी ये भी सारे के सारे कंट्रोल्स हैं। एक्सेस कंट्रोल हो गया यूनिट 16 का यूनिट नंबर 4। सर चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल,
सर आईटी ऑपरेशन कंट्रोल्स, प्रोग्राम डेवलपमेंट कंट्रोल और फिजिकल कंट्रोल्स, ये सारे कंट्रोल्स हैं सर। मैं आपको बताता चलूं, इन्हीं कंट्रोल्स में से कंट्रोल लागू किए गए हैं हर उस जगह पे जहां पर उसने रिस्क की बात की उसके साथ कंट्रोल लिखे हैं। तो जहां पे रिस्क की बात की उसके साथ जो कंट्रोल लिखे हैं वो भी लिस्ट डाउन कर ले, इन्हीं में से ही है सर वो भी। लो सर, ये तो आपके आईटीजीसी के कंट्रोल्स हो गए, चेंज मैनेजमेंट, ऑपरेशनल कंट्रोल, प्रोग्राम डेवलपमेंट कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 17 तो है ही सारा रिस्क के बारे में, ये तो हमारा पहले ही खत्म हो गया भाई, यस और नो? इसकी सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस रह गई हैं और वो है रिस्क मैनेजमेंट की, लेकिन उससे हाँ बस इसको बाद में करते हैं। अच्छा, अब जब हम इस पर आ गए, अब ये सारे कंट्रोल्स की बात कर ली, ये सारे कंट्रोल से चैप्टर नंबर ये 15 में था, बाकी सारे चैप्टर नंबर 16 में थे। अब इस सब के बाद अगला पॉइंट आ गया इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल। ये जो कंट्रोल है इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये वाली बात कहां पे लिखी हुई है? चैप्टर नंबर 16। यूनिट बताइएगा। इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल, चैप्टर नंबर 16, यूनिट नंबर 5। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल की बात भी आ गई, तो अगला है challenges in managing controls। ये यूनिट नंबर कौन सा है? 6। अब ये बुनियादी तौर पे एक अलग टॉपिक है। कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, मैं आपको सीधी लाइन में एक एक कंट्रोल बताता क्यों, साथ साथ लिखता क्यों भाई, यही लिखे हुए हैं, बार बार यही लिखे हुए हैं, 4-4 बार लिखे हुए हैं। इसको सबको इकट्ठा कर दिया, इसको सबको इकट्ठा कर दिया सर। चैलेंजेस इन मिटिगेट, चैलेंजेस इन मैनेजिंग कंट्रोल, एक ये वाली बात थी, वो भी कवर कर दी। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 16 भी खत्म हो गया। अच्छा, अब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है वो है मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना और डिटेक्ट करना। मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन क्या है? मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन क्या है? दो मिनट ठहर जाइए। मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन सर जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। आ जाए जरा मेरे साथ। आपने कंट्रोल्स को कॉन्टिन्यूसली देखना होता है।
यहां पर हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है ये डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग। एक बार ना उसने कंट्रोल को डिफाइन किया हुआ है। जब उसने कंट्रोल को डिफाइन किया ना तब उसने कहा कि कुछ प्रिवेंटिव होते हैं, कुछ डिटेक्टिव होते हैं और कुछ करेक्टिव होते हैं। ठीक हो गया। ये सारे कंट्रोल्स यहां तक इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग ये नहीं है। फायरवॉल एनक्रिप्शन ये भी डिटेक्टिव है। एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, इनमें से अक्सर प्रिवेंटिव कंट्रोल है। ये वाले जो डिटेक्टिव कंट्रोल है ये यूनिट चैप्टर नंबर 15 में काफी डिटेल से आ रहे हैं। जरा आओ मेरे साथ। इसमें एंटीवायरस और एंटीवायरस एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर है, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन और इवेंट मैनेजमेंट है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया हुआ, और ऑटोमेटेड सिक्योरिटी है और मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये जो मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन है ये चैप्टर नंबर 15 का यूनिट नंबर 4 है, 4.2। चैप्टर 15 का 4.2 ये इंपॉर्टेंट एरिया है सर। ये इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें वो कह रहा है कि कंट्रोल्स को, रिस्क को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर भी करना है, कंट्रोल्स को मॉनिटर करना है कि हमारे कंट्रोल इफेक्टिव हैं। और लास्ट में वो थक के कहता है कि भाई अगर नहीं हो रहा तो फिर बाहर से कंपनी ले आओ, मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके ज़रिए कर लो। सर ये वाला एरिया एक है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब ज़रा एक बार देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एरिया है, एडवांस टेक्नोलॉजीज इन साइबर सिक्योरिटी। हाँ, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज इन साइबर सिक्योरिटी है इसको कह दीजिए ये अगला एरिया। इसका मतलब है न्यू कंट्रोल्स या एडवांस्ड कंट्रोल्स कह लें या एडवांस टेक्नोलॉजी कह लें इन साइबर सिक्योरिटी। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एडवांस टेक्नोलॉजी इन साइबर सिक्योरिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी इन साइबर सिक्योरिटी। सर एडवांस टेक्नोलॉजी इन साइबर सिक्योरिटी ये वाली चीज आपने लिख दी, एडवांस टेक्नोलॉजी इन साइबर सिक्योरिटी। ये जो आपका है यूनिट नंबर चैप्टर 15 का यूनिट नंबर 6 है। सर जी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है जो कंट्रोल्स के हवाले से है, और इसमें 4 पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये 2 जगह पर है। एक चैप्टर नंबर 15 में है बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो किस चीज की है? साइबर सिक्योरिटी की। और एक चैप्टर नंबर 17 में बेस्ट प्रैक्टिसेस। जल्दी से देख के बताएं वो किस चीज की है? आईसीटी का रोल इन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कह रहे हैं या कंट्रोल्स कह रहे हैं। इसका यूनिट नंबर 15 का 7 और 17 का 5। लो सर,
अब बुनियादी तौर पे अब एक बार जरा किताब के सफ़े पलटें, देखें कोई टॉपिक रह तो नहीं गया जिसको क्लासिफाई ना किया हो। अब ना मैंने जिस तरह से आपको ये रेंज कराया, एक दिन में सिर्फ रिस्क कर ले और एक दिन में सिर्फ कंट्रोल्स कर ले। यार मेरा पॉइंट समझ आया सर? ये सारी चीजें हैं, एक बार जरा देखें कोई टॉपिक रह तो नहीं गया सर, बताएं। बस जबरदस्ती का टॉपिक है, बंदे घट क्यों, उसकी शॉर्टेज क्यों है? बुनियादी तौर पे ना ये रिस्क है और ना इसका कंट्रोल है, कोई ताल्लुक है। ये बस रिस्क और सिक्योरिटी वाले बंदे कम क्यों है, इसको रीड कर लीजिएगा। और बताएं, और बताएं जो टॉपिक रह गया सर। भाई आप लोग साथ साथ टिक कर रहे थे, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो अभी तक टिक नहीं हुई? हंजला ने बताना है मुझे। आईटी सिक्योरिटी कौन भाई बोले हैं, प्लीज बता दें। चैप्टर नंबर 14 में लास्ट पार्ट जो है वो तो सर सारे कंट्रोल्स हैं, मैंने पहले बता दिए। चैप्टर 14 का लास्ट पार्ट तो मैंने स्क्रीन यहां पर खोली थी। चैप्टर रोल ऑफ आईटी सिक्योरिटी की बात कर रहे हो ना आप, ये सारे बुनियादी तौर पे कंट्रोल्स हैं। सर आपको बताऊं, सिर्फ पॉलिसी बनाना भी कंट्रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसको मैनेज करना, पॉलिसी बनाना, आर्किटेक्चर इंटीग्रेट करना, सिक्योरिटी को विद इन द आर्किटेक्चर, ये सारा रिस्क मैनेजमेंट है, आईटी सिक्योरिटी है, कंट्रोल्स हैं सर ये सब। चैप्टर 15 इंटरनेट कैसे इजाद हुआ, वो एक बार पढ़ लीजिएगा, वो भी एग्जामिनेबल नहीं है। यार इसके ना एक स्क्रीनशॉट तस्वीर उतार के मुझे भी शेयर कर दीजिए। डन हो गया सर जी। आमतौर पे जब रिस्क के हवाले से सवाल आता है पेपर में, तो वो ये सवाल आता है कि वो एक सिनेरियो दे देता है और सिनेरियो देने के बाद वो पूछ रहा होता है कि आप बताइए कि इसमें रिस्क क्या है, या वो रिस्क दे देता है और आप वो कहता है आप बताएं कंट्रोल क्या होना चाहिए था। सर समझ आ रहा है? रिस्क के बारे में पूछ लेता है कि आप बताएं रिस्क क्या है, या ये कि कंट्रोल क्या होना चाहिए था। तो कुछ सिनेरियोज हैं वो आपके साथ डिस्कस करने हैं, तकरीबन 18 सिनेरियोज है। इसका प्रिंट भी मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। सबसे मेन हमारा थीम ये है कि आप अभी इस वक्त इस असाइनमेंट को, जिसको मैं बेसिक लेवल की असाइनमेंट कह रहा हूँ, इसको करें, चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और कंट्रोल सजेस्ट करें। ठीक है, इसको एक एक सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह उससे अगले लेवल पे इंशाल्लाह कल जो है वो एक नेक्स्ट लेवल और एग्जाम लेवल की जो बात होगी, जब एक ही केस में मल्टीपल रिस्क होते हैं उसको कैसे देखते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और साथ उसको ड्राफ्ट कैसे करना है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि आपने सोचना कैसे है सिनेरियो को, सिनेरियो को पढ़ के सोचना कैसे है, वो पहला स्टेप है। सोचने के लिए बैक एंड पे आपके पास वो मवाद होना चाहिए, वो चैप्टर की क्रैमिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सोचने के लिए चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लिखने के लिए चैप्टर की क्रैमिंग होनी चाहिए। तो भैया सबसे पहले तो अगर आपने रिस्क का सवाल करना है और सिनेरियो बेस्ड सवाल जो एक्सपेक्टेड है वो करना है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिस्क हो।
अब ये वाली वो बात कहाँ पर लिखी हुई है? ये वाली बात चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 3 में है। अलबत्ता यही इसी तरह की बात चैप्टर नंबर 17 में भी है, वो ख़ास तौर पे आईसीटी के बारे में और ये जनरली आईटी के बारे में। ठीक हो गया? तो भाई इसकी अंडरस्टैंडिंग लाजमी होनी चाहिए। अगला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग होगी तो अगला स्टेप है कि आप क्या कर सकेंगे, इसको समझ सकेंगे और आगे चल पाए। उसका समझ आ रही है? तो भाई शुरू करते हैं केस स्टडीज। मेरे साथ रहिएगा, आपने सोचना है, आपने जवाब देना है। ये डिस्कशन है, ये वो नहीं है कि बस मैंने बताया और बात खत्म। सर Relationship manager of ABC Bank stores confidential customer information on his office laptop. While traveling to meet a client, he leaves the laptop inside his car. When he returns, the car window is broken and the laptop has been stolen. जी सर, रिस्क बताइए, रिस्क कौन सा? अच्छा, अगर यहां पर आपके साथ डिस्कशन की जाए तो सबसे पहले तो वो 6 तरह के बेसिक रिस्क आपके दिमाग में होने चाहिए। एक है फिजिकल, दूसरा डिजिटल, तीसरा ह्यूमन रिस्क है, एनवायरमेंटल रिस्क है, और कौन सा रिस्क था? कंप्लायंस का रिस्क था। और कौन सा रिस्क था? एक रिस्क और भी है जी सर, फिजिकल रिस्क है, डिजिटल रिस्क है, ह्यूमन रिस्क है, कंप्लायंस रिस्क है, और थर्ड पार्टी रिस्क है, एनवायरमेंटल रिस्क है। ये 6 रिस्क है। अच्छा, अब भाई ने कहा जी मैं बताता हूँ, जी बताइए। नोट्स से भाई यहीं से पास कर दें। अच्छा जी, अगर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि फिजिकल रिस्क में कौन कौन सी बातें हैं। यहां पर लैपटॉप के चोरी होने की बात हो रही है। सर जी, चोरी होने का रिस्क, फिजिकल डिवाइस के चोरी होने का रिस्क, ये कौन सा रिस्क है? सर जी, ये फिजिकल रिस्क है। एक बार अगर वो कह दे कि मैं आपको 3, 4, 5 केसेस मजीद बताता हूं, एक करा रहा हूं, 4, 5 बताता हूं, आपके ज़हन को तैयार करने आज मैंने। सर जी वो कह देते हैं सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था, कोई बंदा अंदर घुस गया, सर्वर रूम में घुस गया, ये कौन सा रिस्क है? ये भी फिजिकल रिस्क है। सर जी चेक किए बगैर किसी बंदे को अंदर जाने दिया, ये कौन सा रिस्क है? ये भी फिजिकल रिस्क है। सर जी एक 3-4 कंपेटिटर के लोग आए और उन्होंने हमारा सिस्टम को तोड़ दिया, ये कौन सा रिस्क है? ये भी फिजिकल रिस्क है। फिजिकल रिस्क क्या है? कोई भी ऐसा रिस्क जिसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, या कोई बंदा उसको फिजिकली एक्सेस कर लेगा, चोरी हो जाएगा। सर ये वाला रिस्क फिजिकल रिस्क होता है। सर जी इस केस में भी लैपटॉप गाड़ी के अंदर था,
द कार विंडो इज ब्रोकन, लैपटॉप स्टोलन। रिस्क कौन सा है? फिजिकल रिस्क है। चोरी का रिस्क फिजिकल रिस्क होता है, चोरी का रिस्क फिजिकल रिस्क होता है। सर इससे इंपैक्ट क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर आपके इदारे का कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो जाएगा। सर कॉन्फिडेंशियल कस्टमर इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी सर, ये होगा। फिर लैपटॉप चोरी हो गया तो इदारे में जो काम इस बंदे ने करना था वो नहीं कर सकेगा जब तक इसके पास लैपटॉप रिप्लेस नहीं होगा और उसमें सारा सेटिंग नहीं होगी, यानी कॉन्फ़िगर नहीं होगा जब तक, तो तब तक ऑपरेशंस डिसरप्ट हो जाएंगे। यार वो ऑपरेशन जो चल रहे थे वो भी तो रुक जाएंगे ना। जी सर, बिजनेस पे ये इम्पैक्ट है। रेकमेंड वन सूटेबल कंट्रोल। कंट्रोल क्या है? लैपटॉप सर इसका कंट्रोल है पॉलिसी। बहुत से केसेस में जहां पर कुछ गलत हो रहा था वहां पे सबसे पहले लिखते हैं पॉलिसी होनी चाहिए बैंक की कि वर्क रिलेटेड डिवाइस बाहर नहीं आएंगी। अब यहां पर आप ये बात कह तो सकते हैं, लेकिन आप सोचे तो सही कि वो गया क्यों है? क्लाइंट को मीट करने के लिए गया, तो क्लाइंट को मिलने के लिए गया है तो वहां पर तो डिवाइस साथ ही लेके जाएगा ना। या तो वो कहता है ना वो काम करके घर जा रहा था और लैपटॉप साथ ले गए। ये कंट्रोल हो सकता है कि पॉलिसी होनी चाहिए कि डिवाइस या ये जो सर्वर है या कोई ऐसी चीज बैंकिंग प्रेमिसेस से बाहर ना जाए, बट ये तो गया ही क्लाइंट से मिलने के लिए, तो वहां पर उसको जरूरत होगी तो लैपटॉप लेके गया। और बुनियादी तौर पर लैपटॉप एक ऐसी डिवाइस ही है जो बहरहाल कैरिएबल है, इसीलिए जो है, वरना डेस्कटॉप हो। सर समझ आ रहा है? और क्या कंट्रोल हो सकता है? सर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी होनी चाहिए कि लैपटॉप को उसने रख दिया है गाड़ी के अंदर, वो नजर आ रहा था, विंडो तोड़ी, लैपटॉप चोरी हो गया, लैपटॉप को हाँ डाटा एक्सेस ना कर सके, यानी वो लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए और जो डाटा है वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए कि वो डाटा उसके लिए अंडरस्टैंडेबल। यार ये सारी बातें मैंने पढ़ाई हैं। आज तो मैंने करना क्या है, आपका दिमाग बनाना है कि यार वो सारी बातें जो पढ़ी उनको अप्लाई कैसे करना है। और सर समझ आ रहा है? चलो आओ सर देखते हैं। सर फिजिकल रिस्क है, फिजिकल एसेट है, उसके वो चोरी हुआ है, लॉस ऑफ इक्विपमेंट है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। बिजनेस इंपैक्ट क्या है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो जाएगी और ऑपरेशंस डिसरप्ट हो जाएंगे उस बंदे के जब तक वो काम नहीं कर रहा। हाँ जी, लैपटॉप सिक्योरिटी पॉलिसी रिक्वायरिंग एम्प्लॉय टू नेवर लीव लैपटॉप इन द व्हीकल अनअटेंडेड। अनअटेंडेड ना छोड़ता, साथ लेके जाता। सर समझ आ रही है? दूसरा, लैपटॉप एनक्रिप्टेड होना चाहिए था, डिवाइस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगे होते हैं वो होने चाहिए थे। सर जी डिवाइस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर एक छोटा सा कॉइन की तरह का आता है, वो लोकेट कर देता है कि कहां पर है। सर जस्टिफिकेशन ऑफ कंट्रोल ये है कि उससे चोरी नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, अगर लैपटॉप चोरी होगा तो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होगी। जी सर। सर जी सिनेरियो नंबर 2 अब आपके पास आ रहा है अगला।
ABC Manufacturing Limited allows employees to create their own password for the ERP system. Most employees use simple passwords such as 1, 2, 3, 4, 5, 6 or their name because company has not implemented a password policy. During an internal review, the IT department discovers that the several user accounts can easily be guessed. जी सर, सर ये कौन सा रिस्क है? सर ये डिजिटल रिस्क है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपके ईआरपी से रिलेटेड है, उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। और डिजिटल रिस्क में रिस्क क्या है? पासवर्ड गैसेबल है, और रिस्क डिजिटल रिस्क है चूंकि इसका ताल्लुक किससे है? आपके डिजिटल, आपके सॉफ्टवेयर ईआरपी से। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर वो कहता है बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आप एक तो लॉगिन जो है वो तो पब्लिक की होती है, वो तो सबको वैसे ही पता होता है कि आपका फेसबुक इसका आईडी क्या है या लॉगिन क्या है। हाँ, प्राइवेट की जो होती है इसको आपको छुपाना चाहिए। कंट्रोल इम्पैक्ट क्या होगा? कोई दूसरा बंदा आपके लॉगिन को यूज करके चेंज कर देगा, सिस्टम के अंदर अनऑथराइज चेंज हो जाएगी। यार मेरा पॉइंट समझ रहे? अगर आपके लॉगिन जो किसी दूसरे ने गैस कर दी है तो वो क्या करेगा? वो आपके लॉगिन से कोई चेंज कर देगा जिसका आपको भी नहीं पता होगा, और बाद में आपको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जाएगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर सबसे पहले ये कि भाई इम्पैक्ट ये होगा, इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इम्पैक्ट ये होगा कि आप कोई बंदा भी किसी दूसरे के लॉगिन को एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से सिस्टम में चेंजेस की जा सकती हैं, अनऑथराइज चेंज हो सकती है। इम्पैक्ट ये होगा। सर रेकमेंड वन सूटेबल कंट्रोल, प्रॉपर सॉफ्टवेयर पॉलिसी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर में अल्फा न्यूमेरिक, यार अब आपको पता है, मैंने ये आपको खुद भी पढ़ाया हुआ। जब मैं आपको डेटा वैलिडेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यार मेरा एक दोस्त था, उसका मैं पासवर्ड बना रहा था तो मैंने लिखा नबील, तो उसने कहा नहीं नबील नहीं हो सकता, अल्फ़ाबेट भी आना है और न्यूमेरिकल भी आना है। अल्फ़ाबेट में कुछ न्यूमेरिकल का कैपिटल होना भी जरूरी है, अल्फ़ाबेट में कुछ पासवर्ड, अल्फ़ाबेट में कुछ स्पेशल की का होना भी। यार याद है ये सारी बातें भी थी। बेसिकली वो पासवर्ड की पॉलिसीज थी। कहता पासवर्ड की पॉलिसीज होनी चाहिए प्रॉपर, और पासवर्ड तब तक नहीं हो, पुराने पासवर्ड को चेंज करना जरूरी है, नए पासवर्ड की पॉलिसी होनी चाहिए। पासवर्ड को 3 माह बाद अपग्रेड करना चाहिए, हर 3 माह बाद पासवर्ड को चेंज करना चाहिए। सर ये कुछ बातें थी रिस्क से रिलेटेड, जरा आ जाएं। डिजिटल रिस्क है, क्यों? वीक पासवर्ड मैनेजमेंट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिस्टम वल्नरेबल टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। सर पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा? अनऑथराइज्ड यूजर मे गेन एक्सेस टू बिजनेस सिस्टम, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन में बी एक्सपोज्ड, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक्सपोज किया जा सकता है। Implement a strong password policy
रिक्वायरिंग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड एंड एनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सर जी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक कंट्रोल हो सकता है कि यार पासवर्ड के अलावा बायोमेट्रिक भी हो, ओटीपी भी हो, ताकि वो। सर ये था हमारा सर जी अगली केस स्टडी, ब्राइट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड स्टोर्स कस्टमर ऑर्डर इनवॉइसेस एंड डिलीवरिंग रिकॉर्ड्स ऑन इट्स सेंट्रल डेटाबेस। The company has never implemented a backup system because management believes that the database is reliable. वो कहते हैं उन्होंने कोई बैकअप ही नहीं रखा, जरूरत ही नहीं है, डेटाबेस रिलायबल है। एक दिन क्या हुआ, डेटाबेस करेक्ट हो गया, सिस्टम फेल हो गया और सेवरल मंथ ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड लॉस्ट। सर रिस्क कौन सा है, आंसर बताइए, टू बिजनेस इम्पैक्ट बताइए और रिकमेंड करें एक सूटेबल कंट्रोल। जी भाई ने कहा कंप्लायंस रिस्क। यहाँ पे किसी लॉज एंड रेगुलेशंस की खास तौर पे बात नहीं की कि वायलेट किया गया, या कोई ऐसा लॉ एंड रेगुलेशन जो आपको पता होगा यहाँ पर वायलेट किया गया है, तो कंप्लायंस रिस्क तो नहीं है। हाँ जी, अब फिजिकल रिस्क है तो इसका जवाब है कि नहीं भाई फिजिकल रिस्क तो नहीं है। जी एनवायरमेंटल रिस्क है। सर जी एनवायरमेंटल रिस्क कैसे है? एनवायरमेंट का तो मतलब है कि कोई आंधी आई, तूफान आई, कोई हीट बहुत ज्यादा हो गई, कोई इस तरह का मसला हुआ, सैलाब आ गया, बारिश आ गई, नमी आ गई। सर समझ आ रहा है, वो एनवायरमेंटल रिस्क है। जी सर जी। तो बुनियादी तौर पे ये जो बैकअप नहीं रखा है, बिल्कुल सही कहा है, ये डिजिटल रिस्क है। अलबत्ता अब आप अपने आंसर को जस्टिफाई करें, चलो पता तो चल गया डिजिटल रिस्क, क्योंकि ये सिस्टम रिलेटेड बात है और बैकअप होना जो है वो क्या है सर, उसमें वो कहता ही यही है कि भाई ये तो डिजिटल रिस्क है क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन फेल टू प्रोटेक्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन। सर आपके डाटा कोई प्रोटेक्ट नहीं ना कर पाया सिस्टम, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन है इसलिए डिजिटल। अब दो इम्पैक्ट क्या होंगे, सारा रिकॉर्ड चला गया है, बिजनेस ने डेटर से पैसे लेने हैं, पता ही नहीं चलेगा कितने पैसे लेने हैं, रिकॉर्ड ही नहीं है। किसी के पैसे देने हैं, पता ही नहीं चलेगा कितने देने हैं। हमने रिटर्न फाइल करनी थी, पुराना डाटा ही सारा गुम गया है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? बिजनेस इम्पैक्ट ये होगा, जरा पढ़ें बिजनेस इम्पैक्ट को। क्रिटिकल बिजनेस डाटा इज लॉस्ट, बिजनेस ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएंगे। जब पुराना रिकॉर्ड ढूंढ रहे होंगे तो इम्पैक्ट क्या हुआ, डिसरप्शन। अच्छा जनाब ये भी पढ़ लिया, वापस आए और अब कंट्रोल बताएं, कंट्रोल क्या होगा? बैकअप प्लान होना चाहिए, प्रॉपर बैकअप पॉलिसी होनी चाहिए। आप गौर करें, हर रोज रात 2 बजे मेरा व्हाट्सएप पर बैकअप चलता है, तो डेली बेसिस पर बैकअप हो रहा है, तो देयर मस्ट बी सम प्रॉपर बैकअप पॉलिसी। सर प्रॉपर बैकअप पॉलिसी होनी चाहिए और बेसिकली इसको कहते हैं डेली बैकअप पॉलिसी होनी चाहिए। पीरियोडिक डाटा को का बैकअप लेना चाहिए ताकि अगर सिस्टम फेल हो तो डाटा को रिकवर किया जा सके। सर जी सर ये इधर डेटाबेस करप्टेड लिखा है ना, तो अगर यहाँ कोई और मसला होता है, कोई एनवायरमेंटल वगैरह होता है तो फिर हम कौन सा? सर जी सारी आ रही भी आगे और भी आ रही। एनवायरमेंट होता तो डाटा लॉस लिख जाता, डाटा लॉस लिखा होगा, डाटा लॉस हो जाएगा। बैकअप बेसिकली बैकअप रखना कंट्रोल है।
बैकअप रखना कंट्रोल है। आपको सवाल ऐसा भी दे सकता है कि वो आपको ये कहे कि मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि सिस्टम डेटाबेस बहुत अच्छी है और हमें बैकअप की जरूरत नहीं है, इतनी बात कह दे। उसके बाद वो ये ना कहे कि वन गुड डे सिस्टम उड़ गया और बैकअप नहीं था। वो आपको कह दे रिस्क बताओ, तो आप लिखेंगे ये वाला रिस्क है भाईजान, अगर सिस्टम उड़ गया, अगर सिस्टम फेलियर हो गया तो फिर आपके पास कोई बैकअप नहीं होगा, यानी ये रिस्क है। बेसिकली मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये रिस्क है। नहीं सर अगला आ गया, an employee in the finance department receives a phone call from a person claiming to be from IT department. The caller requests the employee OTP to verify the account. Without confirming the caller ID, the employee shares the OTP. जी सर, यहां पर वो बता रहा है कि जनाब मैं ये बेसिकली फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग है, और ये बुनियादी तौर पे अगर रिस्क की कैटेगरी की बात की जाए तो ये ह्यूमन रिस्क है। सर ये आपने राइटली असेस किया है। अब सवाल ये ह्यूमन रिस्क इस वजह से है कि वो एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। बिजनेस इम्पैक्ट क्या है? वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकता है और आपकी फाइनेंशियल या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है। सर जरा कंट्रोल क्या होगा? अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाए कि इस तरह के फिशिंग अटैक्स को किस तरह डील करना है। बेसिकली ये कंट्रोल। Conduct regular employee awareness training on social engineering and require staff to verify requests before sharing confidential information. सर अगला सिनेरियो, XYZ hospital uses an electronic medical report system to manage patient information. During a severe thunderstorm, lighting damage the electricity supply, causing an unexpected power outrage. Doctor temporarily unable to access the patient data. जी ये कौन सा रिस्क है? ये थंडरस्टॉर्म है, आग लग गई, गर्मी हो गई, मौसम की तब्दीली है। वो ये कह सकते कि मॉइस्चर लेवल बढ़ने की वजह से हार्ड ड्राइव काम नहीं कर रही, आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये एनवायरमेंटल रिस्क है क्योंकि ये थंडरस्टॉर्म की वजह से। दो बिजनेस इम्पैक्ट क्या है? बिजनेस इम्पैक्ट सीधा सीधा पेशेंट का डाटा एक्सेसिबल नहीं हो रहा तो ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएंगे। डाटा एक्सेसिबल नहीं ना हो रहा आपके लिए, ऑपरेशंस मुतासिर हो जाएंगे इससे। और रेकमेंड वन सूटेबल कंट्रोल। सर आपके पास बैकअप नहीं होना चाहिए था, आपके पास तो बैकअप होना चाहिए। आपके पास अगर बिजली का निजाम मुतासिर किया, इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो यूपीएस होता, यूपीएस और जनरेटर्स हो। सर जी ले सर इसको डिस्कस करते। एनवायरमेंटल रिस्क है बिकॉज द इंटरप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम सवेयर वेदर, पेशेंट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा, मेडिकल सर्विसेज डिले होंगी, ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएंगे। यूपीएस और जनरेटर होने चाहिए। हाँ जी बैकअप जरूरी है जी। सर अगला,
ABC Bank stores its customer database on a cloud platform managed by an external cloud service provider. One morning, the cloud provider experiences a technical failure, making the banking online system unavailable for several hours. Sir जी banking online system unavailable हो, तो अगर रिस्क आइडेंटिफाई किया जाए तो कौन सा रिस्क है? सर जी क्लाउड प्लेटफॉर्म मैनेज कर रहे हैं ना, अब आप तीसरी पार्टी पे डिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी रिस्क है। अच्छा जी, अपना आंसर जस्टिफाई करें, क्योंकि आप थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है सर्विसेज के बारे में। इम्पैक्ट क्या होगा? सर इम्पैक्ट नजर तो आ रहा है, ऑनलाइन सिस्टम अनअवेलेबल हो गया, ऑपरेशन डिसरप्ट हो गए, ऑपरेशन डिसरप्ट होंगे, टेक्निकल फेलियर है, ऑपरेशन नहीं चल रहे, बैंक सर्विसेज नहीं दे पा रहा, बिजनेस का लॉस हो जाएगा। रेकमेंड वन सूटेबल कंट्रोल। जी, कंट्रोल क्या हो सकता है? जब आपने क्लाउड सर्विस ली तो थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज को पहले चेक कीजिए। आप थर्ड पार्टी को पहले चेक करें, फिर उसके बाद उसको वो करें। फिर सर्विस लेवल एग्रीमेंट हो, अब ये वाली बात आपने पहले नहीं पढ़ी। सर्विस लेवल एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर डिजास्टर आ जाए तो आपका किसी दूसरे बंदे के साथ भी अरेंजमेंट हो कि अगर यहाँ से मुझे सर्विस ना मिल सके तो मैं तुमसे सर्विस ले लूंगा। मिसाल ले लीजिए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट को समझाने लगा हूं क्योंकि ये काम आता है। एसबीआई की क्लासेस हो रही हैं यहाँ पे, और एसबीआई ने ये जगह किराए पर ली हुई है, और एसबीआई का एक कॉन्ट्रैक्ट पैक के साथ है कि अगर कोई मसला हो जाए, जनरेटर ना चले, कोई मुश्किल हो जाए, कैंपस कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, तो हम अपनी क्लासेस पैक में कर सके और हमारे बच्चे डिस्टर्ब ना हो और हमारे ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो। इसको कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। यानी क्लाउड वाले से तो बात हुई हुई है, लेकिन इसके अलावा भी एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होना चाहिए कि यार अच्छा यहाँ पर जनरेटर का मसला चल गया, बिजली का मसला चल गया, कोई भी मसला चल गया, क्लासेस तो करनी है ना, तो क्लासेस के लिए क्या करें हम? फॉर एग्जाम्पल क्लासेस के लिए हम कहाँ चले जाएं? दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाकर क्लासेस कर लें ताकि हमारे ऑपरेशंस कंटिन्यू रहे। इस तरह के एग्रीमेंट को कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया हो कि डिजास्टर के केस में हम क्या करेंगे, SLA डिफाइन करेगा कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। आमतौर पे होता है ऐसे है कि पैक वाला इसके जवाब में हमसे कहेगा हाँ अगर हमारा मसला खराब होगा तो हम भी आपके पास आ सकते हैं और आपसे 3 क्लासेस ले सकते हैं। हमने भी उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर आपका मसला हो गया तो हम, हमारा मसला हो गया तो हम आपके पास आएंगे और 3 क्लासेस लेंगे। ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है और ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल होता है। अगर मेन डिपेंडेंस जहाँ पर है वहाँ से मसला हो जाए तो क्या किया जा सके। सर थर्ड पार्टी रिस्क था, ब्राइट टेलीकॉम लिमिटेड outsourced its employee payroll processing to an external payroll company. Due to an error made by the service provider, employee received incorrect salary at the end of the month. सर जी अब चूंकि आपने अपनी सैलरी डिपार्टमेंट ही किसी तीसरे को दे दिया तो ये कौन सा रिस्क बन गया? सर ये थर्ड पार्टी रिस्क बन गया चूंकि आप डिपेंडेंट हो उस पर। इम्पैक्ट क्या होगा? एम्प्लॉयज को सैलरी इनकरेक्ट कैलकुलेट हुई है वो भी डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे।
सिस्टम पे रिलायंस कम हो जाएगी और बिजनेस का एक्सपेंस भी गलत रिकॉर्ड होगा। बिजनेस के भी एक्सपेंस गलत हुआ और रिकॉर्ड हो गया ना सर। रेकमेंड सूटेबल कंट्रोल। सर सूटेबल कंट्रोल ये है कि आप खुद भी जो सैलरीज चेक हो रही हैं उसको रैंडम बेसिस पर जो सैलरीज कैलकुलेट हुई हैं उसको चेक करें कि क्या थर्ड पार्टी ठीक सैलरी कैलकुलेट करके बता रहा है। याद रखिएगा, अगर मेरी सैलरी 1 लाख बनती है और मुझे किसी ने 1.25 लाख सैलरी दी तो मैं कभी नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा चलो अल्लाह का शुक्र, शायद इनके दिल में रहम आ गया। लेकिन अगर किसी ने मेरी 1 लाख सैलरी दी और मैंने 75,000 बोली तो फिर तो मैं बोलूँगा ना कि भाई मुझे सैलरी कम पैसे मिले। तो इसी तरह ही ये आपको चेक करना पड़ेगा। आप ये ना सोचे कि एम्प्लॉयज बोलेंगे, एम्प्लॉयज तो तब बोलेंगे ना जब कम मिलेगी। तो भाई एक रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, थर्ड पार्टी रिस्क है बिकॉज पेरोल जब एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर है। सर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे रिलायंस कम होगी, आपको एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी पेरोल को गलती को ठीक करने के लिए। सर रिव्यू करें पेरोल रिपोर्ट बिफोर सैलरी। सैलरी देने से पहले पेरोल की रिपोर्ट को रिव्यू करना पड़ेगा और इवेल्युएट करना पड़ेगा परफॉर्मेंस को। इंडिपेंडेंट रिव्यूअर को भी रखा जा सकता है कि वो एरर को डिटेक्ट करे। सर XYZ Manufacturing installs licensed accounting software on 10 computers. Although the company has purchased license for only 5 users. During a software audit, the software vendors discover the license violation. Identify the risk. Sir जी, XYZ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ने इंस्टॉल किया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि 5 लोगों के लिए, और कितने लोग यूज कर रहे हैं? 10 लोग यूज कर रहे हैं। ये वॉयलेशन, सर आप पे केस हो जाएगा, आप पर केस हो जाएगा। ये कौन सा रिस्क है? ये कंप्लायंस का रिस्क है। भाई जब आपके दिमाग में है ना कि हम पे केस हो जाएगा, ये 2 नंबरी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, तो ये कंप्लायंस रिस्क। लॉ, टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट है कि 6 साल तक रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना है। और आपने देखा, आप कंपनी वालों ने आपको इंस्ट्रक्शन दी कि 3 साल से पुराना सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दो, तो आप कहेंगे ये कौन सा रिस्क है? कंप्लायंस रिस्क है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लॉज, सर जी आपको मैनेजमेंट ने कहा है कि सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस बना दो एक्सेल के ऊपर, तो आप बताएंगे एक्सेल पे इनवॉइस नहीं बनाई जा सकती, चूंकि टैक्स वालों की रिक्वायरमेंट है कि ERP सिस्टम इंप्लीमेंट करें और वो वाला सिस्टम FBR के साथ इंटीग्रेट करें कि जब आप इनवॉइस जनरेट करें तो ऑनलाइन वो इनवॉइस FBR के पास भी जाए। तो यहाँ पर भी कंप्लायंस रिस्क होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, आमतौर पे चूंकि इस पेपर में या तो वो आपको देखो वाजे तौर पे बताएगा कि रेगुलेशन क्या है और आप क्या कर रहे हो, ताकि आप समझ जाओ कि ये वायलेशन है। सर समझ आ रहा है? अगर आपको लॉ का पता ही ना हुआ तो आप कंप्लायंस रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर समझ आ रहा है? तो यहाँ पर ये चीज है। सर इम्पैक्ट क्या होगा? सर जी आप पर केस हो जाएगा, लीगल कॉस्ट भी इनकर होगी, कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होगी। सूटेबल कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ये है कि आप एग्रीमेंट के मुताबिक चलिए, या एग्रीमेंट को बढ़ा ले, या लाइसेंस मजीद 5 लोगों का ले लिया जाए। सर जी कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिस्क है।
केस हो सकता है लाइसेंस एग्रीमेंट की ब्रीच का, आपको लीगल एक्शन कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। हाँ, वेंडर सपोर्ट नहीं देगा, टर्मिनेट कर देगा कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को। रेकमेंड क्या करें, सॉफ्टवेयर एसेट रजिस्टर मेंटेन करें और कंप्लायंस करें लाइसेंसेस की। रेगुलर लाइसेंस रिव्यू करें और सॉफ्टवेयर इज यूज ओनली विद इन। ऐसा भी हो सकता है कि लाइसेंस 3 साल का था, 5 साल हो गए, आप अभी भी काम कर रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी वॉयलेशन है। सर समझ आ रहा है? तो ये वाली बात भी हो सकती है। सर मैंने आपको तकरीबन हर कैटेगरी का एक रिस्क बता दिया। अब 5 केसेस ऐसे हैं जो मैंने आपको देने हैं और आपने अभी करने हैं। जरा पेन निकाल लें और पेपर निकाल लें। पहला स्टेप था सोचना क्या है, दिमाग कैसे काम करना चाहिए। इस स्टेप में आपको समझ आ गया कि अगर तो फिजिकल डिवाइस के चोरी होने का रिस्क है, उसके खराब होने का रिस्क है, तो ये कौन सा रिस्क है, फिजिकल रिस्क है। अगर ईआरपी का रिस्क है, सॉफ्टवेयर का रिस्क है, डिजिटल रिस्क कहलाएगा। ये इनटेंजिबल पार्ट है तो डिजिटल रिस्क है। तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है सर जी, ह्यूमन रिस्क। फिजिकल रिस्क, ह्यूमन रिस्क में फिशिंग अटैक हो जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग हो जाएगी, नेग्लिजेंस ऑन द, एक बंदा कहता है हाँ मुझसे गलती हो गई, ह्यूमन रिस्क। नेग्लिजेंस हो गई, वो उसे किसी बंदे ने बहका दिया, वो डर, उसे किसी ने थ्रेट कर दिया, हेड पे गन रखी के पासवर्ड दो, ये भी ह्यूमन रिस्क। और सर समझ आ रहा है? फिर उसके बाद आ गया था एनवायरमेंटल रिस्क। सर हीट का मसला, सैलाब का मसला, बारिश का मसला, थंडरस्टॉर्म का मसला, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी का मसला, बहुत ज्यादा मॉइस्चर का, ह्यूमिडिटी का मसला, ये सारे मसले भी सिस्टम को खराब करते हैं। ये एनवायरमेंटल रिस्क। और फिर उसके बाद अगला क्या आया था, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस का इशू। वो आपको बताएगा कि जी लॉ ये था, ये कौन सा रिस्क होगा, कंप्लायंस का रिस्क। फिर उसके बाद हमने आगे बात की थी थर्ड पार्टी का रिस्क। जब आप एक काम करने के लिए थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है, अच्छा वो आपको कह देता है कि आपने थर्ड पार्टी सिक्योरिटी के पर्सनल्स रखे हुए हैं और वो वाला बंदा थर्ड पार्टी का गार्ड नहीं आया, जिस वजह से इक्विपमेंट चोरी हो गया, तो ये कौन सा रिस्क है सर? ये आप थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट थे, तो सिक्योरिटी देना थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी थी, उसने आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की, तो ये मेनली थर्ड पार्टी रिस्क हो गया। फिर उसके अलावा आप ये बात भी कह सकते हैं क्योंकि फिजिकल एसेट चोरी हुआ है या फिजिकल एसेट के चोरी होने का रिस्क है, तो ये कौन सा रिस्क हो गया, फिजिकल। और सर आपने निकाल लिया रजिस्टर और पेन, 1 बाय 1 मैं आपको सिनेरियोस दे रहा हूं, वो आपने करने हैं। सर ये अब आपने ये वाला करना है, जल्दी से अभी खुद कीजिए, पॉज कर रहे हैं। सर जी आपका डाटा जो आपसे लिया गया, आपसे पूछे बगैर किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस है। अगर ये बेसिकली ये वाला रिस्क है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कोई बंदा आप पर केस कर सकता है, लीगल इशू फेस करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कंपनी रेपुटेशन जो है वो स्टेक पर आ सकती है।
कस्टमर का ट्रस्ट, बिल्कुल शाबाश सर। लॉज एंड रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, कस्टमर ट्रस्ट लूज हो जाएगा और पेनल्टी देनी पड़ेगी। रिकमेंडेड कंट्रोल क्या है? प्राइवेसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, और अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या शेयर करनी है तो पहले कस्टमर से इजाजत ली जाए। सर दूसरा है, जल्दी से कीजिए। थर्ड पार्टी रिस्क है भाई, देखो ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वेंडर ने टाइम लगा दिया है, और जिसकी वजह से हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो उसने अपडेट नहीं किया, हॉस्पिटल स्टाफ को प्रॉब्लम हुई है। सच यहाँ पर आप डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी पर। जब आप थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट हो और खराबी आ जाए तो फिर आप कर ही कुछ नहीं सकते, उससे तलब ही सकते हैं। सर उसके लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। इसमें थर्ड पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन उस पर डिपेंडेंट है। हॉस्पिटल के ऑपरेशन, पेशेंट डिले हो जाएगा, ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे। ट्रस्ट रेपुटेशन का मसला हमेशा होता है। सर जी जिस बंदे के पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा ना, वो बंदा आज के बाद कभी आपके अस्पताल किसी को भी नहीं लेके आएगा, ना खुद आएगा। तो ट्रस्ट का इशू हमेशा होता है, रेपुटेशन का इशू हमेशा होता है, फाइनेंशियल लॉस का इशू हमेशा होता है कि बंदा चला जाता है, आता ही नहीं। वो कहते हैं मैंने यहाँ से इलाज ही नहीं कराना। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये अगर बिजनेस इम्पैक्ट एक एडिशनल लाइन है, बट आपके जहन में होना चाहिए कि यार इससे नुकसान क्या हो रहा है। और फिर रिकमेंड ये है कि रिस्पांस टाइम रिक्वायरमेंट इन द वेंडर कॉन्ट्रैक्ट, वेंडर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें बड़ा क्लियरली लिखा होना चाहिए कि तुम्हें रिस्पांस कितनी देर में देना है, और रेगुलरली मॉनिटर करें वेंडर की परफॉर्मेंस को। तो दो चीजें हैं, अगर वेंडर ही तबाह हो गया है तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, अगर वेंडर के एंड पे कोई गलती है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि आप उस बंदे को रिस्ट्रिक्ट करें कि भाई इस लेवल की परफॉर्मेंस तो तुम्हें कम से कम देनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन होगी, आप फिर उससे पैसे लेंगे, उसको पेनल्टी चार्ज करेंगे। सर समझ आ रहा है? अच्छा जनाब, लो सर, एबीसी का बैंक ऑपरेट करता है प्राइमरी डेटा सेंटर में नियर अ रिवर। आफ्टर सेवरल डेज ऑफ हैवी रेनफॉल द रिवर आउटफ्लो एंड फ्लड वाटर एंटर द डेटा सेंटर। ये तो पाकिस्तान की आम स्टोरी है। डैमेजिंग सर्वर्स एंड नेटवर्क इक्विपमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम अनअवेलेबल हो गया है। रिस्क क्या है? कौन सा रिस्क है? एनवायरमेंटल रिस्क है। सर जी आपने घर जाके एक बार सारे रिस्क दोबारा ध्यान से पढ़ने, अब आप पढ़ेंगे ना आपका खोपड़ी खुल जाएगी। ओहो वाकई यार ये तो ऐसे ऐसे होता है। देखिए अगर फिजिकल सिस्टम का रिस्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्क है, नेटवर्क डिवाइस का रिस्क है, लैपटॉप का रिस्क है, फिजिकल का रिस्क है, तो फिजिकल रिस्क में आएगा अगर फिजिकल इक्विपमेंट, हाँ फिजिकल एसेट की बात करें। अगर डेटा का रिस्क है, अगर नेटवर्क का रिस्क है, अगर सिस्टम का रिस्क है, तो फिर ये डिजिटल रिस्क में आएगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी ये इंटेंजिबल है, डेटा है तो उसमें आएगा। अच्छा, बाज़ोकात एनवायरमेंटल खराबी की वजह से फिजिकल रिस्क भी हो जाता है, हो सकता है ना सर।
बाज़-औक़ात ह्यूमन एरर की वजह से डिजिटल रिस्क भी हो सकता है। जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो फिशिंग अटैक है, इसकी वजह से कोई बंदा आपके सिस्टम में अनऑथराइज्ड तब्दीली कर दे, तो ये डिजिटल रिस्क भी है और ह्यूमन रिस्क भी है। सर समझ आ रहा है? तो ये हो सकते हैं, आपको नेचर पता होनी चाहिए। आज आपने घर जाके जब ये वाला टॉपिक, ये वाले 18 सिनेरियोज हैं, ये दोबारा करने हैं, लेकिन पहले ये नहीं करने, पहले एक बार पूरा पढ़ना है। जब आप वो पूरा दोबारा पढ़ोगे ना, रिस्क भी पढ़ोगे, कंट्रोल भी पढ़ोगे, तो आपको समझेगी अच्छा यार गेम ये है। और सर समझ आ रहा है? जब आपको ये सब समझ आ जाए, उसके बाद जब आप ये वाले दोबारा करोगे, तो सर आपकी गेम बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं आज चाहता था कि आप के ज़हन में आ जाए कि यार ये सिनेरियोज कैसे डील होते हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि सर आज के दिन क्या कराया, तो मैं कहूँगा आज के दिन मैंने आपको जो रिस्क और कंट्रोल वाला एरिया पढ़ाया था, उसको अप्लाई करना सिखाया है। कल मैं क्या करूँगा? कल मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा, एग्जाम लेवल पे लेके जाऊँगा। ये सीधे सीधे लल्लू सवाल ये पेपर में नहीं आने, लेकिन मैं आपको पहले कैसे कह दूंगा, पहले सिंगल डबल ले लेना, फिर छिक्का भी मार लेंगे। तो सर समझ आ रहा है? तो इस वजह से बजाय इसके कि मैं पहले दिन ही आपको छिक्का कह दूं और आप सिंगल डबल भी ना लें, कम से कम ये 18 सिनेरियोस करके आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। आप रिस्क अभी फौरी, मैंने आपको पढ़ा, आपने फौरन रिस्क पहचाना है कि नहीं पहचाना, ये वाली सेंस जो पैदा करना था ना, ये मेरा आज का टारगेट था। रिस्क को पहचाने और उसके मुकाबले में कंट्रोल दिमाग में आने लग जाए, यार ये खराबी है, ये वाला रिस्क है और इसका हाल ये है। और सर समझ आ रहा है? बस ये सारे रिस्क करें, नोट्स मैंने आपको दे दिए, पीडीएफ हमने शेयर कर दी, ऐसा ही है ना। तो मेरी तरफ से ये आज का इनिशियल लर्निंग थी, ये आपकी हो गई। रिस्क के सिनेरियोस की इंशाल्लाह कल हम प्रो लेवल पे खेल लेंगे। कल जब आप टिप टिप सिंगल डबल ले लेंगे, तो फिर चौके छिक्के भी बात करेंगे। डन हो गया सर जी? नहीं सर, आज की डिस्कशन ये थी। थैंक यू जी।